Audio Jungle. नमस्कार आदाब, मैं शम्स सैफी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज हम अंधेरी के लोखंडवाला में मौजूद हैं, जहां पर इफ्तिखार खान साहब के साथ हम बात करेंगे, जो एक सोशल वर्कर हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जो बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन आपने किस तरह से इस चीज़ को प्लान किया, हम जानेंगे इफ्तिखार साहब से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल भी हमारे प्रोग्राम में। जी सर। इफ्तिखार साहब, जैसे कि हमें पता लगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने और आपकी टीम ने, आप कोई एनजीओ नहीं चलाते लेकिन पर्सनल लेवल पर जो आपने अपनी टीम के साथ कलेक्शन करके लोगों को राशन बांटा, खाना बांटा, तो ये किस तरह से शुरू हुआ? ये बात जहन में आपके किस तरह से आई और किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकें? ये क्या हुआ कि हम कुछ दोस्त लोग हैं और हमारे ख़ास दोस्त हैं अनस। तो अनस और हमने ज़िक्र किया कि चलो ये लॉकडाउन हो रहा है और डेली वेजेस वाले लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी शुरुआत हुई पहले खाना से। तो हमने खाने के पैकेट बना बना के जो लोग डेली के जॉब करने वाले थे, जिनका जॉब कट गया, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स थे, लेबर्स थे, तो हमने पहले उनको सप्लाई करना शुरू किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने फैमिलीज़ वाले थे उनके लिए राशंस क्रिएट करना शुरू किया। तो हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है 10-15 लोगों का, तो सब ने उसे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और हमने इसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते करके कंटिन्यूटी पूरे लॉकडाउन में इस चैरिटी वर्क को करना शुरू कर दिया। जी। तो इसमें कितने लोगों की टीम थी आपकी? ये कम से कम आप समझ लीजिए 15 लोगों की टीम थी। ओके जी। तो तकरीबन आपने कितने लोगों को और किस किस एरिया में ये हेल्प लोगों को पहुंचाई? देखिए, आप ये समझ लिए कि कम से कम भी हम लोगों ने 2 से 3 हज़ार लोगों को हेल्प किए। ओके जी। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन भी हैं जी। और हिंदुस्तान के अंदर लोगों की मुश्किलें पहले भी थीं, पहले भी लोग परेशान थे, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, लेकिन ये चेंज ओवर जो आपने अपने अंदर महसूस किया और जो हमने भी महसूस किया कि हिंदुस्तान में आप जैसे बहुत सारे लोग जो फ्रंट पर आए और लोगों की मदद की। सरकार ने जो किया अपनी जगह अच्छा काम किया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर ख़ास तौर से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया कि ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने का ख्याल रखने के लिए उन्हें खाना पहुंचाना, उन्हें खाना राशन पहुंचाना और तैयार खाना ही पहुंचाना। तो ये पहले की सोच में और ड्यूरिंग लॉकडाउन में जो चेंज ओवर आया, तो क्या ऐसी बात आपको महसूस हुई कि भाई अब हम लोगों को, जहाँ पहले शायद इतनी चैरिटी नहीं करते थे, लेकिन इस बार लोगों ने बहुत ज़्यादा लाखों रुपये निकाल कर लोगों के लिए राशन बांटना शुरू किया और बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने काम किया। तो ऐसा अचानक चेंज ओवर जो आया, उसमें क्या ऐसी बात खास तौर से आपके जहन में आई कि भाई हमें लोगों को खाना बांटना चाहिए? क्या आपके जहन में नहीं आया कि भाई ये तो प्रॉब्लम सबकी है, सब अपना अपना देखें, हम भी अपना देखें, सरकार देखेगी, हम किसी के लिए क्यों करें? तो वो कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इंस्पायर कर गई इस काम को करने के लिए? ये देखिए क्या है कि मैं आपको सबके बारे में बोलूँगा कि हर आदमी के दिल में कहीं ना कहीं होता है कि किसी न किसी की हेल्प करना। बिल्कुल। लेकिन वो वक्त, हालात और बिज़नेस के चक्कर में नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हर आदमी को ये सोच थी कि शायद कल वो ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा, किसी नहीं पता, क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं था और ना तो ये बीमारी ऐसी है कि जो मतलब आप उसको देख सकते हो, वो कब कैसे हो जाएगी आपको ये भी नहीं पता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर आदमी ने ये सोचा कि भाई ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पे हर किसी को ज़रूरत है बढ़ चढ़ के हेल्प करने की। ओके। तो हर आदमी उस हेल्प के अंदर लग गया। किसी ने ये नहीं सोचा उस टाइम पे, आज हम लोग थे, हम लोगों ने ये नहीं सोचा, हम अपना बस प्रोटेक्शन लेते थे, ग्लव्स पहनते थे, मास्क पहनते थे, बट हम लगे चैरिटी के अंदर कि नहीं, हेल्प करनी है, जितना हो सके सेफ्टी रखो लेकिन हेल्प करो लोगों की। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ अब ये बताइए कि जिस तरह से आपने अपने अंदर ये चेंज ओवर लाए और आप लोगों की टीम ने मिलकर के एक बहुत बड़े लेवल पर हिस्सा लिया और इस काम को अंजाम दिया, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन जैसे अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने के बाद में जो लोगों की मुश्किलें, परेशानियां आपने महसूस की, जिसके लिए आप लोगों ने खाना भी बांटा, राशन भी बांटा और उनके दुख दर्द को महसूस किया, क्या लगता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जब मार्केट खुलेगी तो उन लोगों की ज़रूरतें किस तरह से पूरी होंगी? क्या वो उनको फ़ौरन काम मिल जाएगा? क्या उनके पास फ़ौरन पैसा आ जाएगा? तो जो आपकी चैरिटी थी वो यहाँ अगर बंद हो जाती है
तो आगे वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, या आप उनकी मदद के लिए आगे भी कुछ ख्याल रखते हैं कि जब तक वो उनका काम शुरू ना हो जाए तब तक क्या आप उनकी मदद करने के लिए? जी ज़रूर, हम तो कोशिश करेंगे जब तक कि वो अपने पैरों पे फिर से नहीं खड़े हो जाए। हर वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि हेल्प करते रहें कंटिन्यू, और ये भी कोशिश करेंगे कि वो कैसे भी करके, चाहे वो हमारे पास काम करे या कहीं और लग जाए, वो एक लेवल पे खड़े हो जाए। और हमें लगता है कि अब ये सब फिर से नॉर्मल होने लगा है। देन देखिए, चैरिटी तो हम पहले भी कर रहे थे, ओके, बट पता नहीं चलती थी लोगों को जी। और मेरे हिसाब से हर कोई करता होगा, आप भी करते हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चैरिटी देते हो, कहीं जाते हो आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी दे देते हो, गरीबों को देते हो। ये चैरिटी तो चल ही रही थी, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट आ गया इस माहौल को देखते हुए। मतलब हिंदुस्तान के अंदर एक, क्योंकि एक अफरा तफरी हुई और हिंदुस्तान के मतलब सभी के अंदर इंसानियत जागी कि भाई हमारे लोगों की परेशानियां हैं। यहाँ लोगों ने अपनी जात और धर्म को छोड़ करके एक दूसरे की मदद करने के लिए ख्याल लोगों का आया और लोगों ने मदद की। जी, हमारे इस ग्रुप के अंदर भी है ही नहीं ऐसा कि मतलब एक कम्युनिटी, सारी मिक्स कम्युनिटी है। बिल्कुल, उसमें क्रिश्चियन भी है, उसके अंदर पंजाबी भी है, उसमें गुजराती भी हैं, सब है, तो वो पूरी मराठी भी है, सब मिक्स करके ही किया गया है। तो उसमें ना हमने कोई कम्युनिटी देखी है कि टारगेट ऑफ कम्युनिटी को ही हेल्प करनी है, नहीं, बस एक पूरे माशरे को हेल्प करनी है। देखिए, आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को राशन बांटा, खाना बांटा, ऐसी बहुत सारी तंजीमें भी थी, बहुत सारी NGOs भी थी और बहुत सारे इंडिविजुअल्स, जिस तरह से आपने एक टीम बनाई, ऐसा हमने देखा बहुत सारी जगह लोगों ने हिंदुस्तान में अपने अपने लेवल पर सोसाइटीज़ में जो कैपेबल थे, उन्होंने एक टीम बनाई, 10 लोगों की, 5 लोगों की, 15 लोगों की, और थोड़ा थोड़ा पैसा डाला और ये काम शुरू किया। जी। लेकिन इसके अलावा भी जो मुश्किलें हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों को इंटरव्यूज़ किए, उसमें ये पूछा कि जिस तरह से लोगों ने राशन की किटें बांधी, जिसमें चावल, दाल, आटा और बहुत सारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती थी, तो उसमें सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से लेने वाला आपसे अगर 1000 या 2000 रुपये की किट को ले रहा है, यानी उसकी इतनी मुश्किल, इतनी परेशानियां हैं कि वो आपसे 2000 रुपये या 3000 रुपये का जो राशन आप देते हैं उसको लेता है, उसके पास पैसे नहीं है, वरना वो 3000 रुपये के बाजार से ख़रीद भी सकता था। बेशक। लेकिन अगर वो ले रहा है तो उसके अलावा कभी आपने ये सोचा कि उसकी ज़रूरतें कैश में भी होंगी? जैसे कि आप किसी के घर के अंदर गैस ख़त्म हो गई तो उसके पास पैसा नहीं है, तो गैस कैसे आएगी, वो राशन उसको कैसे इस्तेमाल करेगा? उसके अलावा बच्चे अगर घर में है तो उसको दूध की ज़रूरत भी होगी, कुछ हरा मसाला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट हर रोज़ बाज़ार से ख़रीद करके बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए पैसे का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो लोगों ने हमने उसके लिए भी मतलब हमेशा कोशिश की है कि कैश भी दें लोगों को, और उनको हर एक वो चीज़ दे दे कम्प्लीटली, जिससे कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जो हमने किट्स बनाए थे उसमें आलू से लेके, प्याज से लेके, मसालों से लेके हर एक चीज़ उस किट्स में डाली थी। अच्छा। और जहाँ हमको पता है कि भाई अब ये किट्स के साथ इनको पैसे की भी ज़रूरत है, तो हमने वहाँ वो भी की है कि भाई जिससे कि उनको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जो मसले आने वाले हैं लोगों के पास में, छोटे छोटे लोगों के पास, देखिए किसी का फ्लैट भी अगर है तो वो भी नीडी हो सकता है क्योंकि उस पास कैश नहीं है। Correct. वो छोटी सी जॉब कर रहा है, वो जॉब चली गई उसकी, या उसका जो छोटा सा कारोबार है वो कारोबार ख़त्म होगा, उसके पास में अगर 10-20-50 हज़ार रुपये कैश थे भी तो उसने वो इस दौरान इस्तेमाल में ले आया। बेशक। अब उसको स्कूल के बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, सोसाइटी का उसको मेंटेनेंस जमा करना है, और अगर उसके पास EMI का मसला है, बैंक की EMI चल रही है, चाहे वो उसके घर के लिए हो, चाहे वो उसकी गाड़ी के लिए हो, या और भी कोई ज़रूरत के मसले उसके साथ में हो सकते हैं, तो इस तरह के लोगों को किस तरह से हेल्प की जा सकती है और फिर वापस से उनको कारोबार रिज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें ये हेल्प कोई एक आदमी कभी नहीं कर सकता किसी को, या 10 लोग, बिल्कुल, ये हम सबको मिलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अभी सोसाइटी है, तो सोसाइटी का मेंटेनेंस है, तो सोसाइटी को वेव ऑफ करना पड़ेगा मेंटेनेंस, या उनको वेव ऑफ नहीं करना है लेकिन उनको पता है कि ये 2 लोग नहीं दे सकते हैं, तो उन 2 लोगों को सारे सोसाइटी के मिल के उनको क्लोज़ कर दें ताकि उनको किसी बाहर वाले के पास जाना नहीं पड़े। गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो बैंक वालों की इंस्टॉलमेंट रोके, उनके इंटरेस्ट को वेव ऑफ कराए, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा। करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी अपील कर चुके हैं कई जगह, लेकिन ना तो बैंक्स ने अपनी EMI वेव ऑफ की हैं
पोस्टपोन भी नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग। गवर्नमेंट ने तो पोस्टपोन करने के लिए बोला था कि भाई 3-4 महीने 6 महीने के लिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट को वेव ऑफ मत कीजिए, पोस्टपोन कीजिए। 6 महीने के बाद में जैसा भी होता है आप लीजिए। तो उसमें तो ना तो वो इंटरेस्ट कम हो रही है, बल्कि 6-6 महीने की जो इंटरेस्ट अगर लेट करेंगे तो वो भी ले रहे हैं। बैंक्स के आज भी लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं और लोग उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अपनी EMI जमा कीजिए। स्कूल्स के लिए कहा कि 3 महीने आप फीस मत दीजिए, लेकिन स्कूल्स के फ़ोन आ रहे हैं कि आप फीस जमा कीजिएगा। और कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट ने अपील की थी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? देखिए, मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने सिर्फ अपील की, गवर्नमेंट ने उस लॉ को परमानेंटली लागू नहीं किया। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती ना, आपको बोलती कि भाई बैंक को इन्फॉर्म करती कि भाई ठीक है, ये अगस्त तक आप लोग इंस्टॉलमेंट ले ही नहीं सकते, ये अगस्त मतलब इस कैलेंडर से निकल चुका है, फ्रॉम मार्च टिल अगस्त इज़ गॉन, तो अब आपको सिर्फ अगस्त से ही आपकी पहले इंस्टॉलमेंट वापस आएगी। लेकिन वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ रिक्वेस्ट की है हर किसी को। करेक्ट। तो रिक्वेस्ट में तो आप भी जानते हैं कि देखिए, हर चाहे वो ठीक है, बैंक इज़ ए इंस्टीट्यूट जहाँ पे बैंक आपसे आपको माफ़ कर सकती है, गवर्नमेंट उनको बेनिफिट दे सकती है, बट अपार्ट ऑफ बैंक अगर कोई भी आदमी होगा जिसकी कोई लेन देन या कुछ होगा, तो वहाँ पे दोनों को मिल के करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, वो पूरा नहीं दे सकता तो आधा दे दे, पाव दे दे। Correct. अभी नहीं दे सकता है तो उसका टाइम दे दें वो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से लोगों को क्या सजेशन होगा जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जो इस वक्त पैसे से टूट चुके हैं जी, क्योंकि ये जून का महीना ख़त्म होने के बाद में हो सकता है कि 100% लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हालांकि अभी पार्टली शुरू हो चुका है, लेकिन अब उनके पास जैसे पैसा नहीं होगा और ऑफिस में जो कंपनीज़ में फैक्ट्रीज़ में लोग हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि आप 30% स्टाफ के साथ काम कीजिए, तो फैक्ट्रीज और ऑफिस के लोग उन लोगों को, कुछ लोगों को तो जॉब से निकाल ही रहे हैं जी। और कुछ लोग मैनेज करते हैं कि घर से कैसे काम करा के अपना काम करा सकते हैं, लेकिन जिनके पास में ऑफिस में काम करने का रास्ता नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी, क्या तरीका है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं तो लोगों को यही मैसेज दूंगा कि अभी हर आदमी को मतलब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम से मतलब इनिशियली वो घर में बैठ के कर सके जी, क्योंकि बाहर अगर वो जाके काम करता है तो आज का दौर इतना इजी नहीं है, और दूसरा ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ऑफिस का रेंट भर पाएगा, लोगों की स्टाफ की सैलरी, तो उसको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। और द बेस्ट थिंग आज के दौर में जो है वो है IT इंडस्ट्री, जहाँ पे वो जाके कुछ भी कर ले, वो अपना ऐप क्रिएट कर ले, कुछ एक कर ले जिसको वो ऑनलाइन काम कर सके। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन IT इंडस्ट्री बराबर चल रही है। वो इसलिए चल रही क्योंकि आप IT इंडस्ट्री में आप घर में बैठकर भी काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी, शुक्रिया। तो ये देखा, इफ्तिखार साहब ने बहुत ही अच्छी तजवीज़, एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये सिचुएशन डेफिनेटली हम सबके सामने आने वाली है कि लॉकडाउन जब खत्म होगा कि छोटे छोटे बिजनेस करने वालों के पास में पैसा नहीं होगा और वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करने के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से वो बिज़नेस शुरू करेंगे? गवर्नमेंट ने लोन की स्कीम्स भी रखी हैं, जो लोग लोन अवेल कर सकते हैं, उनके पास जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए चीज़ें हैं, अगर वो कर सकते हैं तो वेरी गुड। अगर वो नहीं करते हैं तो हम हिंदुस्तानियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने नज़दीक ऐसे नीडी, ऐसे ज़रूरतमंद और ऐसे लोग जिनके पास में तालीम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पर्सनल लेवल पर कहीं ना कहीं उनको समझा बुझा करके थोड़ा थोड़ा फंड अरेंज करके उनको इतना पैसा अरेंज करा दे जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सके। थोड़ा पैसे से थोड़ा जो भी कारोबार है वो शुरू कर सके, जिससे उसकी ज़िंदगी चलने लगे, और जब उसका पैसा आने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों को वो रिटर्न कर दे, यानी इंटरेस्ट फ्री ये लोन जैसा होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मदद पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने आसपास वालों की करेंगे तो शायद लोगों की मुश्किलें बिल्कुल आसानी से दूर हो सकती हैं। साथ में आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, अगर हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और लोगों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।